इवनिंग माय डियर क्लास 11th के प्यारे प्यारे बच्चों, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ऑफ गुरु नानक एकेडमी एंड पैशन ट्यूटोरियल्स। एक बार मैं फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे प्यारे 11th क्लास के बच्चों, आप लोग अच्छी तरह जानते हो कि आजकल अगर आपको मैं कुछ पढ़ा रहा हूं फिजिक्स में, तो वो है हमारी प्यारी सी यूनिट जिसका नाम है लॉज ऑफ मोशन। और लॉज ऑफ मोशन में मैंने आपको सिर्फ अभी तक मोशन के ही बारे में नहीं पढ़ाया है, रैदर फ्रिक्शन के बारे में भी पढ़ाया है। और आप अच्छी तरह जानते हो कि पीछे कुछ दिनों में मैंने आपको फ्रिक्शन के टोटल 3 वीडियो लेक्चर अच्छे से दिए हैं, जिसमें मैंने आपको इंट्रोडक्शन टू फ्रिक्शन के बारे में बताया, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड बहुत सारी डेरिवेशंस रिलेटेड टू द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन के बारे में बताया, जिसमें फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। यानी कुल मिलाकर यूनिट नंबर 3 लॉज ऑफ मोशन में मैं आपको दे चुका हूं 11 वीडियो लेक्चर। और 11वें वीडियो लेक्चर के बाद आज का वीडियो लेक्चर ये आखिरी वीडियो लेक्चर है, जिसे मैं कहूंगा वीडियो लेक्चर नंबर 12, यानी 12वां वीडियो लेक्चर, जिसमें लॉज ऑफ मोशन की यूनिट के आखिरी टॉपिक को आज मैं आपको पूरी तरह से कंप्लीट करा दूंगा। एक बच्चा कहता है आखिरी टॉपिक क्या है? जिन्होंने किताब खोल के देखी है उन्हें यह बात बखूबी पता होगी कि उन्होंने बुक में रीड किया है एक टाइटल जिसका नाम है डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। ये डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन ही यूनिट नंबर 3 का आखिरी टॉपिक है। लेकिन एक बच्चा कहता है सर सर्कुलर मोशन तो मैंने काइनेमैटिक्स में भी पढ़ा था। जो सर्कुलर मोशन आप काइनेमैटिक्स में पढ़कर आए हो उसके बेसिक्स आपको पता होने चाहिए। अगर किसी बच्चे ने काइनेमैटिक्स के अंदर सर्कुलर मोशन का वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो मेरी सजेशन है कि आप उस वीडियो लेक्चर को एक बार देख लीजिएगा, ताकि इस वीडियो लेक्चर में बताए जाने वाली बातों के बेसिक्स आपको पहले से पता हो। क्योंकि बहुत सारी बातें ऐसे हैं जो मैं सीधा बोलूंगा, हो सकता है आपके मन में सवाल उठे कि ये बात कहां से आई। तो कहां से आई? वो सर्कुलर मोशन के वीडियो लेक्चर से आई, जो मैं इससे पहले शेयर कर चुका हूं। देखना ना भूले। अब सवाल आता है सर, लेकिन फिर भी मन में एक सवाल है कि सर्कुलर मोशन भी 2 प्रकार का होता है। एक जिसे कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एक जिसे कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। मैं आपको नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नहीं पढ़ा रहा हूं, क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के टॉपिक को सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से सिलेबस में कंसीडर नहीं किया गया है। कुछ बच्चों के स्कूल के टीचर्स कराते हैं, तो आप उनसे समझ लीजिएगा। अगर कभी वक्त लगा तो मैं भी जरूर समझाऊंगा। इस वीडियो लेक्चर में आई एम नॉट कवरिंग नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, बट आई एम डेफिनेटली स्टार्टिंग द टॉपिक एंड आई एम डेफिनेटली कवरिंग द टॉपिक ऑफ डायनेमिक्स ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो हमारे आज के वीडियो लेक्चर का नाम है डायनेमिक्स ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यानी हम बात कर रहे हैं सर्कुलर मोशन के डायनेमिक्स की। अब सवाल आता है सर, ये सर्कुलर मोशन के डायनेमिक्स की अगर हम बात करें तो सर्कुलर मोशन क्या चीज है? बच्चा जानता है कि व्हेनेवर एनी बॉडी describes its motion on गोल आकार का पाथ, यानी अगर कोई भी बॉडी किसी गोल आकार के पाथ पे मूव कर रही है, then the motion of that body is said to be a circular motion. A circular motion वो मोशन होता है जब कोई बॉडी अपना मोशन किसी गोल आकार के पाथ पे कवर करती है। तो अगर कोई बॉडी अपना मोशन गोल आकार के पाथ पे कवर कर रही है तो उस मोशन को सर्कुलर मोशन कहते हैं। इस पूरे सर्कुलर मोशन में हर एक पॉइंट पे बॉडी की टेंडेंसी होती है टू ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन। तो इस पॉइंट पर अगर बॉडी को छोड़ा जाए तो वो यहां ट्रैवल करेगी, यहां 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 छोड़ा जाए तो यहां ट्रैवल करेगी, यहां छोड़ा जाए तो यहां ट्रैवल करेगी एंड सो ऑन। एक बच्चा कहता है सर ये क्या चीज है? इसे कहते हैं डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी, या मुझे कहना चाहिए डायरेक्शन ऑफ स्पीड। यानी अगर सर्कुलर मोशन में कोई भी बॉडी मूव कर रही है तो उसके पास 2 तरह की वेलोसिटी होती है, एक जो उसे घुमाती है, एक जो उसे खिसकाती है। और खिसकाने वाली गति तभी हावी हो पाती है जब घुमाने वाली गति हार जाती है। एक बच्चा बोला मतलब? यार आप खुद सोच के देखो, गोल आकार में कोई भी बॉडी अपने आप कभी नहीं घूमती।
दुनिया की हर बॉडी की टेंडेंसी होती है टू मूव इन अ स्ट्रेट लाइन, यानी किसी भी बॉडी को सर्कुलर मोशन में घुमाने के लिए रिक्वायर्ड होता है एक एक्सटर्नल फोर्स, इंटरनल फोर्स नहीं, बाहर से कोई ताकत लगानी पड़ेगी तभी एक ऑब्जेक्ट को आप गोल आकार में घुमा सकते हो, अदरवाइज आप उसे नहीं घुमा पाओगे। द एक्सटर्नल फोर्स विच इज रिक्वायर्ड टू मूव अ बॉडी इन अ सर्कुलर पाथ, or we can say that the force which is required to describe a circular motion is called as centripetal force। बिल्कुल सही आपने सुना, ये शब्द मैं काइनेमैटिक्स के सर्कुलर मोशन वाले वीडियो लेक्चर में शुरू कर चुका हूं, शेयर कर चुका हूं, बता चुका हूं एंड इनफैक्ट डिराइव कर चुका हूं। तो आपको फिलहाल मैं डिराइव करके नहीं दिखाऊंगा क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कि मैं इसका इस्तेमाल करूंगा। तो एक 11th क्लास के स्टूडेंट को सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में इतनी बात पता होनी चाहिए। रिपीट कर रहा हूं, सुनो। द फोर्स विच इज रिक्वायर्ड फॉर अ बॉडी टू हेल्प इट डिस्क्राइब अ सर्कुलर पाथ or the force which is required to keep a body in circular motion is called as centripetal force। और centripetal force का फॉर्मूला होता है mv²/r। ये फॉर्मूला होता है सेंट्रीपिटल फोर्स का। एक बच्चा कहता है सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला ये है, तो फिर ये क्या चीज है v²/r? डेफिनेटली अगर ये मास है तो मास के साथ मल्टीप्लाई होती है एक्सेलरेशन। सो देयरफॉर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v²/r। मेरे प्यारे प्यारे क्लास 11th के बच्चों, सो v²/r इज द एक्सप्रेशन ऑफ एक्सेलरेशन। कौन सी एक्सेलरेशन? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। लेकिन मत भूलो, हम जानते हैं, एक बच्चा बोला क्या जानते हो? मैं यहां लिख रहा हूं, सुनो। हम जानते हैं, मैं यहां लिख रहा हूं कि v इज इक्वल टू r ओमेगा होता है एंड ओमेगा इज इक्वल टू 2π/t होता है, और वी कैन से दैट ओमेगा इज इक्वल टू 2π फ्रीक्वेंसी होता है। तो अगर मैं ओमेगा की वैल्यू को सीधा यहां पुट करता हूं तो मुझे प्राप्त होता है सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू m इंटू वी की जगह r इंटू ओमेगा बटा r का स्क्वायर। देयरफॉर सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू m इंटू r का स्क्वायर इंटू ओमेगा का स्क्वायर बटा r। अब ओमेगा की जगह 2π न्यू, तो दिस कम्स आउट टू बी m इंटू r का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 2π न्यू का स्क्वायर डिवाइड बाय r से r कैंसिल। सो देयरफॉर सेंट्रीपिटल फोर्स कम्स आउट टू बी m r 4π न्यू का स्क्वायर। एक बार घूर लीजिए, दो बार देख लीजिए, m r 2 का स्क्वायर 4, पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर और फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर। ये भी एक फॉर्मूला है जो कहीं ना कहीं न्यूमेरिकल में आपको दिख जाएगा और कहीं ना कहीं आपके काम आ जाएगा। सवाल आता है सर ये तो पुरानी बातें हैं, नया क्या पढ़ाने वाले हो? अब सवाल आता है सर नया मींस डायनेमिक्स, ऐसी क्या चीजें जो हम पढ़ने वाले हैं? और सबसे बड़ा क्वेश्चन तो मन में ये उठ रहा है कि भला इस टॉपिक की पुरानी बातों को या इस टॉपिक को फ्रिक्शन के टॉपिक में क्यों डाल दिया? इसका मतलब कहीं ना कहीं घूमने में फ्रिक्शन का कोई ना कोई रोल तो है, बिल्कुल है। अब मैं बात कर रहा हूं द रोल ऑफ फ्रिक्शन फॉर अ बॉडी टू मूव ऑन अ सर्कुलर पाथ, यानी गोल आकार के रास्ते पे अगर कोई बॉडी मूव करना चाहती है तो क्या उस गोल आकार के रास्ते में उस बॉडी को मूव करने में फ्रिक्शन का कोई हाथ है? एक बच्चा कहता है सर कैसे सोचूं कि फ्रिक्शन का हाथ है या नहीं है? एक बार आप खुद ही इमेजिन करो बच्चों। मान लो एक सड़क है, एक सड़क पे आप साइकिल चला रहे हो या मान लीजिए आप बाइक चला रहे हो या स्कूटर चला रहे हो या व्हाटएवर यू आर ड्राइविंग, और वो सड़क जो है वो सीधी है, फिलहाल सीधी है। अचानक से आपने नोटिस किया कि आगे जाके वो सड़क घूम रही है और फिर से घूम रही है। एक बच्चा कहता है क्या है भाई, मैं क्या पहाड़ों पे चढ़ रहा हूं? नाइस थॉट। पहाड़ों की सड़क लगातार घूमती है। जिन शहरों में हम लोग रहते हैं, हमारे शहरों की सड़क मोस्ट ऑफ द केसेस में सीधी होती है। हमें बहुत कम जगहों पे घूमने वाली सड़क दिखाई देगी। एक बच्चा कहता है नहीं, कुछ जगहों पे गोल चक्कर होता है। हाँ, गोल चक्कर जिसे इंग्लिश में कहते हैं राउंड अबाउट। वो जो इंग्लिश में कहने वाला राउंड अबाउट होता है वो कुछ इस तरह से होता है, आपने अक्सर देखा होगा। एक सड़क यहां से आ रही होती है, एक सड़क यहां जा रही होती है, एक सड़क यहां जा रही होती है, एक सड़क यहां जा रही होती है, और यहां बीच में ये पूरा राउंड अबाउट बन जाता है।
ये राउंड अबाउट आपकी मदद करता है आपको अपना लेन चेंज करने में। लेकिन क्या आपने कभी किसी शहर में किसी व्यक्ति को अपनी गाड़ी को इस राउंड अबाउट के चक्कर एक से ज्यादा काटते देखा है? कभी गलती से अगर लेन गलत हो जाए तो एक से ज्यादा 2 चक्कर हो जाएंगे, बार बार उसी में तो कोई नहीं घूमेगा। एक बच्चा कहता है कौन घूमता है? नहीं, मैंने ये नहीं कहा है कि कौन घूमता है मतलब कोई नहीं घूमता है, नहीं सर, ऐसे तो कोई नहीं घूमता है। लेकिन कुछ जगह ऐसी हैं, कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे हैं जहां मोशन होता ही सर्कुलर है, कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे हैं जहां मोशन होता ही सर्कुलर है। फॉर एग्जाम्पल आपका रेसिंग वाला ट्रैक, F1 रेसिंग का आपने ट्रैक देखा होगा और बाइक रेसिंग का आपने ट्रैक देखा होगा, और बाइक रेसिंग का ट्रैक के साथ साथ ऐसे बहुत सारे और एग्जाम्पल्स हैं जो या जहां आपको चीजें या कोई ऑब्जेक्ट गोल आकार में घूमता हुआ नजर आएगा। कमिंग बैक टू एग्जाम्पल, मान लीजिए कि आप एक ऐसी सड़क पे गए जो लगातार घूम रही है और आपको मैंने कहा भाई गाड़ी तेज चलाओ, कहता है कितनी तेज? यार जितनी तेज तुम हाईवे पे चलाते हो उतनी तेज तुम गोल चक्कर पे चलाओ। आप कहोगे सर पागल हो, गोल चक्कर पे हाई स्पीड से गाड़ी चलाऊंगा तो फिसल नहीं जाऊंगा। क्यों यार, जब हाईवे पे तो तुम तेज स्पीड से गाड़ी चला सकते हो, तब तो नहीं फिसलते। नहीं, फिसल तो देखो तब भी सकते हैं, लेकिन तब गाड़ी चलाना आसान है। यानी स्ट्रेट पाथ पे गाड़ी तेज गति से चलाना आसान है, लेकिन गोल पाथ पे गाड़ी तेज गति से चलाना आसान नहीं है। इसका मतलब कि गोल पाथ पे जब आप गाड़ी तेज गति से चलाने की कोशिश करोगे तो आपके फिसलने का डर है या गाड़ी के स्किड होने का डर है। ये बात थ्योरेटिकली शायद इतनी जल्दी समझ ना आए जितनी महज इमेजिन करके समझ आ जाएगी। तो इसलिए अपनी इमेजिनेशन की किताब को थोड़ा सा खुले रखना और इमेजिन कर लेना कि यार एक गोल आकार की सड़क पे अगर कोई आदमी अपनी स्पीड बढ़ाने की कोशिश करेगा तो आपको क्या लगता है कि वो फिसल जाएगा या आसानी से घूम जाएगा? उसकी गाड़ी स्किड होने के चांसेस ज्यादा होंगे। अब मैं चाहता हूं कि गाड़ी स्किड ना हो, मैं चाहता हूं कि गोल आकार में गाड़ी घूमे, अगर तेज गति से नहीं तो कम से कम इतनी गति से तो घूमे कि गाड़ी आराम से मूव कर पाए। तो आपको क्या लगता है, हम चाहेंगे कि उस गोल आकार की सड़क पे उस घूमने वाली गाड़ी को अच्छी पकड़ मिलनी चाहिए। पकड़ का मतलब ग्रिप, यस, ग्रिप, यस। वो ग्रिप कैसे आएगी? एक बच्चा कहता है अच्छी क्वालिटी के टायर ले लो, वरना टायर तो घिस जाएंगे तो फिसलने का डर रहेगा। यस, द क्वालिटी ऑफ टायर्स इज ऑल्सो गुड। एक आदमी कहता है नहीं भाई साहब मेरी तो गाड़ी का टायर ही खराब है, मैं तो नया नहीं खरीद सकता, लेकिन मुझे तो गाड़ी तेज चलानी है। तो भाई तुम मत चलाओ, क्योंकि जिस सड़क पर तुम गाड़ी चला रहे हो उस पर फिसलन है, मतलब कि ग्रिप तुम्हारी गाड़ी के सरफेस के साथ अच्छी नहीं बनेगी। साफ साफ कहो ना सर, पॉइंट पे आके बोलो ना, फ्रिक्शन नहीं है। अब समझ आया कि कैसे और क्यों फ्रिक्शन सर्कुलर मोशन में अपना योगदान देती है। मैं इन सारी बातों पे लौट कर आऊंगा, पहले अपनी ये वाली बात पूरी कर देता हूं। तो यहां मैंने आपको बताया कि एक सर्कुलर मोशन को या एक सर्कुलर मोशन में बॉडी को डिस्क्राइब करने के लिए जो फोर्स की आवश्यकता होती है उस फोर्स को कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, और जो एक्सेलरेशन बॉडी में पैदा होती है उसे कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। एक बच्चा कहता है इसका मतलब आप ये कहना चाहते हो कि सेंट्रीपिटल फोर्स एक ऐसा फोर्स है जो बॉडी को घुमाने के जिम्मेदार है। अब मान लो बॉडी नहीं घूमना चाहती, नहीं यार हम तो चाहते हैं कि बॉडी घूमे, इसका मतलब कहीं ना कहीं सेंट्रीपिटल फोर्स एक जबरदस्ती का फोर्स है जो बॉडी पे लगता है तब बॉडी घूमती है। हाँ तो यार अपने आप कौन सी बॉडी घूमती है? कोई भी बॉडी खुद नहीं घूमती, उसे घुमाया जाता है। एक बच्चा कहता है अगर हम घुमाना छोड़ दे तो वो सीधी चली जाएगी। इसका मतलब कि आपने बचपन में देखा होगा एक एक्टिविटीज में कि अगर मैं अपने हाथों में एक रस्सी में पत्थर बांध देता हूं और पत्थर को ऐसे घुमाता हूं, घुमाते घुमाते छोड़ देता हूं, तो क्या पत्थर घूमता रहेगा? नहीं, जिस पॉइंट पे पत्थर छोड़ूंगा उसी पॉइंट से वो सीधा जाएगा। जिस पॉइंट पे मैं पत्थर को छोड़ूंगा उसी पॉइंट से वो सीधा जाएगा। यानी एवरीबॉडी हैज अ टेंडेंसी टू मूव इन अ स्ट्रेट लाइन। वो बात अलग है कि मैं अपने हाथों की मदद से एक फोर्स प्रोवाइड कर रहा हूं पत्थर की तरफ, जिसे कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। दिस फोर्स, आई रिपीट माय सेंटेंस, दिस फोर्स व्हिच इज एक्टिंग टुवर्ड्स सेंटर, यानी सेंटर की तरफ काम करने वाला फोर्स। आई रिपीट माय सेंटेंस, मेरे बच्चों बहुत प्यारा सेंटेंस है, इसे अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा। सेंटर की तरफ काम करने वाला फोर्स, सेंटर की तरफ काम करने वाला फोर्स, सेंटर की तरफ काम करने वाला फोर्स इज कॉल्ड एज
सेंट्रीपिटल फोर्स, इज कॉल्ड एज सेंट्रीपिटल फोर्स, क्योंकि ये सेंटर की तरफ काम कर रहा है। तो सेंटर की तरफ काम करने वाला जो फोर्स है उसे कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। लेकिन एक छोटा सा मन में और सवाल, अगर ये फोर्स कमजोर पड़ जाए तो क्या होगा? तो बॉडी स्ट्रेट लाइन में जाएगा, यानी कहीं ना कहीं एक अद्भुत या कहीं ना कहीं एक गायब या कहीं ना कहीं एक इनविजिबल फोर्स और है जो कि इसके खिलाफ काम कर रहा है, लेकिन इससे जीत नहीं पा रहा, क्योंकि ये फोर्स है हावी, इसलिए दूसरा अद्भुत फोर्स है नहीं काफी। एक बच्चा कहता है अद्भुत क्यों कह रहे हो, क्या वो इनविजिबल है? यार विजिबल भी तो नहीं है, हमें कौन सा दिखाई दे रहा है कि बॉडी सीधी जा रही है? बॉडी तो सीधी जाती हुई तब दिखाई देगी जब बॉडी पे ये वाला फोर्स कम पड़ जाएगा या कमजोर पड़ जाएगा। ऐसा तो नहीं है ना कि बॉडी ये कहेगी ओके अब मैंने घूमना बंद कर दिया, क्या मैं सीधा जा सकती हूं? अब ऐसा भी नहीं है कि अचानक से कोई फोर्स आएगा। इसका मतलब हर पॉइंट पे एक ऐसा फोर्स बॉडी पे लग रहा है जो इसके खिलाफ काम कर रहा है, और हर फोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में या उसके खिलाफ काम करने वाला फोर्स इज कॉल्ड एज रिएक्शन फोर्स। 11th क्लास का हर बच्चा जानता है टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो सेंट्रीपिटल फोर्स के ऑपोजिट में काम करने वाला अगर कोई रिएक्शन फोर्स होता है तो उस फोर्स को हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। बिल्कुल सही आपने सुना, एक शब्द जिसे कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, एक शब्द जिसे कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो मैं यहां पे लिखूंगा सेंट्रीपिटल फोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में, या मैं सिंपल बोल सकता हूं सेंट्रीपिटल फोर्स को अपोज करता है, सेंट्रीपिटल फोर्स को अपोज करता है एक नया फोर्स जिसे हम फिजिक्स में कभी कभी स्यूडो फोर्स भी कहते हैं। स्यूडो मतलब एक तरह से अद्भुत, है या नहीं पता नहीं, उसे कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, उसे कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में काम करता है। सो टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। सेंट्रीपिटल फोर्स अगर हमारे द्वारा, अगर मान लीजिए मैं अपने हाथों से ऐसे ही घुमा रहा हूं तो सेंट्रीपिटल फोर्स पत्थर पे जा रहा है, लेकिन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मेरे हाथों पे आ रहा है। सो टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। सो सेंट्रीपिटल फोर्स वो फोर्स है जो बॉडी को गोल आकार में घुमाने के लिए जिम्मेदार है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वो फोर्स है जो बॉडी को गोल आकार में घुमाने वाली ताकत से बाहर लाके सीधा ले जाने के लिए जिम्मेदार है। सो अगर सेंट्रीपिटल फोर्स एक्शन है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स रिएक्शन है। सेंट्रीपिटल फोर्स अगर एक्शन है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स रिएक्शन है। अगर सेंट्रीपिटल फोर्स टूवर्ड्स द सेंटर काम करता है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अवे फ्रॉम द सेंटर काम करता है। अगर सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला mv²/r है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला भी mv²/r ही है, सिर्फ डायरेक्शन का फर्क है और दोनों के द्वारा किए जाने वाले काम का फर्क है। सेंट्रीपिटल टूवर्ड द सेंटर, सेंट्रीफ्यूगल अवे फ्रॉम द सेंटर। सेंट्रीपिटल एक्शन की भांति, सेंट्रीफ्यूगल रिएक्शन की भांति। सेंट्रीपिटल घुमाने के लिए जिम्मेदार, सेंट्रीफ्यूगल सीधा ले जाने के लिए जिम्मेदार। आई होप मेरे बच्चों को ये बातें समझ आ रही हैं। अब सवाल आता है कि ठीक है सर, आपकी बात हम मान गए, लेकिन एक छोटा सा डाउट और है। क्या? सुनो, अगर आप नोटिस करो इस डायग्राम को, इस डायग्राम में किसी भी पॉइंट पे आप नोटिस करो कि ये जो मैंने टेंजेंट बनाया है, दिस टेंजेंट इज बेसिकली अ डायरेक्शन। मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल, क्या ये टेंजेंट हर बार एक ही दिशा में काम कर रहा है? नहीं, क्योंकि टेंजेंट हर बार अलग अलग दिशा में काम कर रहा है, तो हर बार गति का डायरेक्शन चेंज हो रहा है। अगर हर बार गति का डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो स्पीड विद डायरेक्शन को कहते हैं वेलोसिटी। इसका मतलब सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी डज नॉट रिमेन सेम। कैन आई से दैट द वेलोसिटी इज चेंजिंग आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम? Because the velocity is changing after regular intervals of time, hence
hence we can say that a body in a circular motion is continuously accelerating. एक बच्चा कहता है स्पीड तो कांस्टेंट है। हाँ, यही एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन एग्जाम में आता है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, गिव एन एग्जांपल ऑफ अ मोशन वेयर स्पीड इज कांस्टेंट बट स्टिल इट इज एन एक्सीलरेटेड मोशन। एक बच्चा अपना सर खो जाता है, यार स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट है मतलब स्पीड में बदलाव नहीं आ रहा, स्पीड में बदलाव नहीं आ रहा मतलब एक्सीलरेशन नहीं हुआ होगा। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसा एग्जांपल दो जहां स्पीड कांस्टेंट है फिर भी एक्सीलरेशन आ रही है। तो एक्सीलरेशन को स्पीड के नजरिए से देखना बंद करो, एक्सीलरेशन को वेलोसिटी के नजरिए से देखना शुरू करो। इस डायग्राम में थ्रू आउट द मोशन स्पीड भले ही कांस्टेंट रहती है लेकिन डायरेक्शन हर बार चेंज होता है। क्योंकि डायरेक्शन हर बार चेंज हो रहा है इसका मतलब वेलोसिटी हर बार चेंज हो रही है। क्योंकि वेलोसिटी हर बार चेंज हो रही है सो चेंजिंग वेलोसिटी गिव्स इट और मेक्स इट अ एक्सेलरेटेड मोशन। इसलिए आपको अगर कहीं भी सवाल आ जाए कि ऐसे मोशन का एग्जांपल दीजिए जहां स्पीड कांस्टेंट है लेकिन एक्सेलरेटेड है मोशन, तो सबसे प्यारा एग्जांपल है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और अ मोशन ऑफ अ बॉडी ऑन अ सर्कुलर पाथ इज एन एग्जांपल ऑफ अ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन वेयर द स्पीड इज कांस्टेंट। आई होप मेरे प्यारे प्यारे बच्चों आपको बातें समझ आई। अब क्वेश्चन ये है कि सर जो भी बातें आपने बताई उन बातों को बताने से पहले मैंने थोड़ी देर पहले घूमने वाली सड़क की बात करी थी। घूमने वाली सड़क को हम इंग्लिश में कहते हैं कर्व्ड रोड। कर्व्ड रोड यानी एक ऐसी रोड जो कि टेढ़ी है या जिसका आकार गोल है। कोई भी गोल आकार की सड़क पे गाड़ी चलाने वाला चालक ये कभी नहीं चाहेगा कि सड़क पे मिट्टी हो या सड़क पे पानी हो। एक बच्चा कहता है क्यों? खुद सोच के देखो, अगर गोल आकार की सड़क पे आप गाड़ी चला रहे हो तो पहली बात तो गाड़ी टेढ़ी हो जाएगी। एक बच्चा कहता है गाड़ी क्यों टेढ़ी हो जाएगी? यार गोल आकार की सड़क पे जब गोल सड़क घूम रही है तो आप भी उसके साथ साथ घूमोगे, यानी आपके टायर एक हाईवे की सड़क की तरह सीधे नहीं चलेंगे, कहीं ना कहीं आपके टायर भी ऐसे बेंड होंगे, यानी कहीं ना कहीं आपकी गाड़ी भी ऐसे बेंड होगी। तो कहीं ना कहीं आपका जो मोशन है वो सड़क के गोल आकार के होने की वजह से इफेक्ट होगा। अब आप अगर अपनी गाड़ी की गति बढ़ाने की कोशिश करोगे और सड़क पे मान लो धूल, मिट्टी या पानी या कुछ भी ऐसा है जिसकी वजह से सड़क की फ्रिक्शन है कम, तो आपकी गाड़ी की गति में आप नहीं दिखा सकते अपना दम, क्योंकि फ्रिक्शन ने दिखा दिया है अपने आप को कम, इसलिए आपकी गति को भी आपको करना पड़ेगा कम, वरना आपके फिसलने की प्रोबेबिलिटी में आ जाएगा पूरा दम। ये बात तो मानते हो? ये बात तो मानते हो कि अगर सड़क कर्व्ड है, अगर सड़क गोल आकार की है और उस गोल आकार की सड़क पे फ्रिक्शन है कम, तो आपकी गाड़ी की गति में नहीं दिखा सकते आप दम। और अगर आपने कोशिश करी गाड़ी की गति बढ़ाने में तो गारंटी है बढ़ जाएगी प्रोबेबिलिटी आपके फिसलने की, यानी आप स्किड कर सकते हो। एक बच्चा कहता है यार लेकिन फिर भी मैं रेस लगाता हूं यार, मैं रेसिंग लगाने वाला हूं। तो आपने अक्सर देखा होगा रेस लगाने वाले जो बाइकर्स होते हैं वो अपने आप को बेंड करते हैं, वो अपने आप को बेंड करते हैं हर बार, यानी कहीं ना कहीं वो उस ट्रैक के द्वारा मिलने वाली फ्रिक्शन से मदद मांगते हैं। अब फ्रिक्शन कैसे मदद करती है या फ्रिक्शन कैसे काम आती है, वो ऑब्वियस सी बात है, इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि फ्रिक्शन विल हेल्प द टायर्स ऑफ द गाड़ी टू डेवलप अ ग्रिप। फ्रिक्शन होगी ज्यादा तो ग्रिप होगी अच्छी, जो ग्रिप होगी अच्छी तो गति भी हो सकती है अच्छी। क्या मैं कह सकता हूं कि फ्रिक्शन जिम्मेदार है किसी भी ऑब्जेक्ट को या किसी भी गाड़ी को गोल आकार की सड़क पे घुमाने में मदद करने में? बेशक। क्या मैं कह सकता हूं कि फ्रिक्शन जिम्मेदार है किसी भी गाड़ी को या किसी भी ऑब्जेक्ट को गोल आकार की सड़क पे घुमाने में मदद करने में? यस, फ्रिक्शन मददगार है। अगर फ्रिक्शन मददगार है तो एक बच्चा बोला फिर सेंट्रीपिटल फोर्स का क्या? आप तो कह रहे थे कि घूमने में सेंट्रीपिटल फोर्स मदद कर रहा है, अभी आप कह रहे हो कि घूमने में फ्रिक्शन मदद कर रहा है। मैंने जो पॉइंट कहा उसे सुनो, मैंने कहा है घूमने में फ्रिक्शन मदद कर रहा है उस सड़क में जिसका आकार गोल है, यानी गोल आकार की सड़क पे सेंट्रीपिटल फोर्स फ्रिक्शन की वजह से आ रहा है, यानी गोल आकार की सड़क पे सेंट्रीपिटल फोर्स फ्रिक्शन की वजह से आ रहा है। अब सवाल आता है सर कैसे आ रहा है और उससे हमें क्या पढ़ना है,
उसे कहते हैं वेलोसिटी ऑफ अ व्हीकल और वेलोसिटी ऑफ अ गाड़ी ऑन अ कर्व्ड रोड। हमारे इस वीडियो लेक्चर में मेरे द्वारा पढ़ाए जाने वाला अगला टॉपिक जिसे हम कहते हैं वेलोसिटी ऑफ अ व्हीकल ऑन अ कर्व्ड रोड, यानी जितनी भी बातें मैंने आपको अब तक बताई वो सारी बातें अब काम आपके आएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा बहुत ही प्यारा सा टॉपिक जिसे हम कहते हैं वेलोसिटी ऑफ अ व्हीकल। मैं यहां लिख रहा हूं, इट इज अ डेरिवेशन। डेफिनेटली बच्चों एक डेरिवेशन है, इसे कहते हैं डेरिवेशन ऑफ अ वेलोसिटी, डेरिवेशन ऑफ अ वेलोसिटी ऑन अ कर्व्ड रोड। कर्व्ड रोड मतलब आप अच्छे से जानते हैं कैसी रोड। हम बात कर रहे हैं डेरिवेशन ऑफ अ वेलोसिटी ऑन अ कर्व्ड रोड की। एक कर्व्ड रोड कैसी होती है? ऑब्वियसली बात है, कर्व्ड रोड सीधी तो बिल्कुल नहीं होगी, उसका आकार कुछ ऐसा होगा, बिल्कुल सही, इस तरह से घूमने वाली एक रोड होगी। इस तरह की रोड पे मान लो कि एक गाड़ी खड़ी है, फॉर एग्जांपल ये एक गाड़ी है और ये एक गाड़ी खड़ी है। इस गाड़ी का जो वजन है वो ऑब्वियसली बात है नीचे काम कर रहा होगा mg और ऊपर की तरफ काम करेगा उसका रिएक्शन और सेंटर की तरफ काम करेगी फ्रिक्शन। बिल्कुल सही, यानी हम सिंपल शब्दों में कह सकते हैं कि कर्व्ड रोड पे मूव करने वाली गाड़ी को घूमने में सहायता मिलती है। किसके कारण सहायता मिलती है? ड्यू टू फ्रिक्शन। गाड़ी को घूमने में सहायता मिलती है ड्यू टू फ्रिक्शन। इसका मतलब फ्रिक्शन जिम्मेदार है। Therefore, we may write that on a curved road, फ्रिक्शन जो सेंटर की तरफ काम कर रही है, फ्रिक्शन जो सेंटर की तरफ काम कर रही है is responsible for providing the necessary centripetal force, यानी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करने के लिए जो रिक्वायर्ड फोर्स है वो कहां से आ रहा है? फ्रिक्शन से। तो देयरफॉर फ्रिक्शन शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r। मतलब फ्रिक्शन कम नहीं पड़नी चाहिए बच्चों, फ्रिक्शन शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r। बट हम जानते हैं दैट फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू r, या मुझे कहना चाहिए फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू एस r। म्यू एस क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि अभी गाड़ी खड़ी है, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन की बात हो रही है, तो F इज इक्वल टू म्यू एस r। एंड हम ये जानते हैं कि R इज इक्वल टू mg। सो देयरफॉर मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, म्यू एस r और म्यू एस r शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r, और वी कैन से दैट म्यू एस mg। अब क्योंकि हम मैथ्स में लीनियर इनइक्वालिटी तो कर नहीं रहे हैं, तो मैं इस साइन को हटाकर सीधा इक्वल का साइन लगा देता हूं थोड़ी देर बाद। अभी ये काम करता हूं, पहले लिख देता हूं यहां पे mv स्क्वायर बाय r, m से m कटा, सो देयरफॉर मुझे प्राप्त हुआ म्यू एस आर जी is greater than equal to v square, or we can say mu s r g is equal to v square। पहले इतना देखो, पहले इतना घूरो मेरे प्यारे प्यारे क्लास 11th के बच्चों। आपको बोर्ड पे लिखी हुई इतनी सूचना, बोर्ड पे दी हुई इतनी इंफॉर्मेशन का मतलब समझ आना चाहिए कि कैसे मैंने निकाला कि म्यू एस आर जी इज इक्वल टू वी स्क्वायर। अगर म्यू एस आर जी इज इक्वल टू वी स्क्वायर, so can I write under root mu s r g is equal to v। अब अगर मैं चाहता हूं कि v अच्छा खासा मिले, I want this v to be v max। so in order to get v max my values of mu s r and g should be max। मतलब g तो वैसे भी कांस्टेंट है, आप उसे मैक्स नहीं कर सकते। r मतलब कि जो सड़क का रेडियस है, जिस सड़क पे वो घूम रहा है,
जितनी चौड़ी सड़क होगी या जितना चौड़ा उसका रेडियस होगा, कोई भी कर्व जितना चौड़ा होता है उतना उस पे घूमना आसान है। मतलब समझाता हूं, ये देखो, एक सड़क ये है जिसका कर्व ऐसे है और एक सड़क का कर्व ऐसे है। इस सड़क पे गाड़ी घुमाने में ज्यादा डिफिकल्टी होगी एज कंपेयर टू इस सड़क में, क्योंकि इसका रेडियस काफी बड़ा है, इसका रेडियस बहुत छोटा है। यानी कोई भी सड़क का हम रेडियस बढ़ा सकते हैं, लेकिन आप थोड़ी जाके सड़कें रोज चेंज करोगे। अल्टीमेटली डिपेंड किस पे करना पड़ रहा है? डिपेंड करना पड़ रहा है फ्रिक्शन पे। म्यू एस मतलब कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, या सिंपल शब्दों में मैं म्यू बोलूं तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, एक छोटा सा एग्जांपल। एक रफ सड़क का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मान लेते हैं अप्रॉक्सीमेटली 0.90 है फॉर एग्जांपल, और एक ऐसी सड़क जिसमें मिट्टी है या पानी फैला हुआ है उसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.10 है। तो जिसका म्यू है ज्यादा उस पे गाड़ी की गति यानी v होगा ज्यादा। ऑब्वियस सी बात है, रफ सड़क पे गाड़ी को चलाना होगा ज्यादा आसान, रेदर कि उस सड़क पे जिस सड़क पे फैला है बहुत सारा पानी और फ्रिक्शन है कम, या सड़क पे फिसलन है, या सड़क पे स्मूथनेस है, या सड़क पे कोई भी ऐसी चीज है जो पकड़ यानी ग्रिप को कमजोर बना देगी। दिस मींस कि एक कर्व्ड रोड पे अगर एक आदमी अपनी गाड़ी की गति को तेज रखना चाहता है तो उसे इस बात का बहुत रखना पड़ेगा ध्यान कि फ्रिक्शन उसे अच्छी मिले, ताकि वो गाड़ी सड़क पे अच्छा से हिले। यानी उसे फ्रिक्शन में चाहिए होगा दम, ताकि गाड़ी की गति उसे ना करनी पड़े कम, तब जाकर वो अपनी गाड़ी को तेज गति के साथ कर्व्ड रोड पे घुमा पाएगा। अब इन सारी बातों में एक बच्चा पता है क्या कहता है? क्या जरूरत है सर, गोल आकार की सड़क पे गाड़ी तेज क्यों चला रहे हो? आराम से चला लो ना, कोई जल्दबाजी है क्या? कहीं भागना है क्या आपको? अब जो मैं कहने जा रहा हूं ना, वो आपने भी एक्सपीरियंस किया है और मैंने भी एक्सपीरियंस किया है। हम में से शायद ही बहुत कम बच्चे होंगे जिन्होंने वो एक्सपीरियंस नहीं किया होगा जो मैं बोलने जा रहा हूं। एक बच्चा कहता है क्या आप और मैं हमारे लाइफ में कभी पहाड़ों पे नहीं गए? अक्सर आपने देखा होगा कि हम जब पहाड़ों पे गए हैं तब पहाड़ों पे हमारी गाड़ी तो चली रही होती है, लेकिन पहाड़ों पे कुछ ऐसी गाड़ियां भी चल रही होती है, खास करके बसेस और ट्रक्स, जो ऐसी स्पीड से गाड़ी निकालते हैं कि हम ही डर जाते हैं। हम उन्हें सोचकर ये कहते हैं भाई ये हाईवे थोड़ी है, लेकिन फिर भी वो पहाड़ों पे गाड़ी को तेज गति के साथ पूरे कॉन्फिडेंस के साथ चलाते हैं। ऐसा किस चीज का घमंड है भाई कि उन्हें इस बात का बिल्कुल भी डर नहीं सताता कि गाड़ी फिसल जाएगी, या उन्हें इस बात का डर बिल्कुल भी नहीं सताता कि गाड़ी गिर जाएगी। फिर क्यों इतने कॉन्फिडेंस के साथ, इतनी ताकत के साथ, इतनी तेज गति के साथ वो गाड़ी घुमा रहे होते हैं? पहाड़ों की बात कर रहा हूं, पहाड़ों की, नॉर्मल सड़कों की बात नहीं कर रहा हूं। अब पहाड़ों की रोड की ही बात क्यों कर रहा हूं? क्योंकि पहाड़ों की रोड जो होती है वो कर्व्ड रोड होती है। अरे बारिश वाले दिन भी वो तेज चला रहे होते हैं। एक बच्चा कहता है बारिश वाले दिन क्यों? तब फ्रिक्शन तो होती है कम, तो फिर उनकी गति क्यों नहीं होती कम? कैसे चला लेते हैं वो गाड़ी जिसमें होता है उनकी गति में इतना दम? नाइस क्वेश्चन। कैसे चला लेते हैं भाई? अब आप सोच के देखो, पहाड़ों की सड़क को जब बनाया जाता है, या पहाड़ों की सड़क को जब काटा जाता है, या पहाड़ों की सड़क की जब कंस्ट्रक्शन चलती है, तो उसमें छोटी सी टेक्निकलिटी का इस्तेमाल करके एक बदलाव किया जाता है, जिसे फिजिक्स के नजरिए से जब देखा जाता है तो पता चलता है कि पहाड़ों की सड़क और नॉर्मल कर्व्ड रोड में एक छोटा सा फर्क है। अब फर्क क्या है? पहाड़ों की सड़क सीधी होने की बजाय थोड़ी सी उठी हुई होती है। कभी नोटिस करना, दिस फिनोमेना ऑफ रेजिंग द एज ऑफ द रोड। एज का कौन सा एज? इनर वाला या आउटर वाला? मान लो ये पहाड़ है, ये पहाड़ है, ये सड़क है, तो ये वाला आउटर एज, मतलब आपकी गाड़ी पहले से ही पहाड़ की तरफ है, ताकि आप बाहर ना गिरे, आप अंदर ही गिरे। बाहर वाला हिस्सा तो खाई वाला हिस्सा है, जो खाली हिस्सा है। यार पहाड़ों पे तो गए हो ना बच्चों, मैं तो आप लोगों के साथ ऐसे फिजिक्स पढ़ाता हूं कि आप लोगों को विजुलाइज करने में और चीजों को समझने में आसानी हो। यही रीजन है कि मैं रियल लाइफ एग्जांपल देता हूं। और मान लो कि आपको ये वाला रियल लाइफ एग्जांपल समझ नहीं आया, ये बात पूरी करता हूं, इसके बाद एक रियल लाइफ एग्जांपल मैं दिखा देता हूं, जो मैंने जब देखा ना तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाया।
कैप्चर करने से। हाँ, मैंने मोबाइल से रिकॉर्ड कर लिया। क्या बताता हूं, पहले सुनो, पहले पूरी बात कहता हूं। पहाड़ों की जो सड़क होती है वो हल्की सी उठी हुई होती है, यानी द आउटर एज ऑफ द रोड्स ऑन द हिल्स, और आप कह सकते हो कि कुछ अलग अलग इलाकों में जहां लगातार कर्व्ड रोड है, इज स्लाइटली रेज्ड, इसलिए ताकि जो गाड़ी है वो खुद टेढ़ी होने की बजाय सड़क ही टेढ़ी हो जाए। सड़क टेढ़ी हो जाएगी तो गाड़ी सीधी रहेगी, उसे और टेढ़ा होने का मौका मिलेगा, फ्रिक्शन उसे और अच्छी अगर नहीं भी मिलती तो गाड़ी के टेढ़े होने के चांसेस खुद की वजह से कम है, क्योंकि सड़क के टेढ़े होने में दम है। दिस फिनोमेना ऑफ रेजिंग द आउटर एज ऑफ द रोड, सड़क का बाहरी किनारा अगर उठा दिया जाए तो जो इस पे गाड़ी है वो पहले सीधी थी, अब वो गाड़ी खुद ही ऐसी हो जाएगी। तो गाड़ी अभी भी सीधी है, गाड़ी कहती है भाई मुझे तो सड़क टेढ़ी नहीं दिख रही, लेकिन बनाने वालों को पता है कि उन्होंने पहले से ही सड़क को उठा रखा है ताकि गाड़ी पहले से ही पहाड़ की तरफ अंदर की तरफ जाए। अंदर की तरफ मतलब टूवर्ड द सेंटर। क्यों? क्योंकि सेंटर की तरफ काम करता है सेंट्रीपिटल फोर्स, और हम चाहते हैं कि गाड़ी को पहाड़ों पे घूमते समय मिल जाए आसानी से कौन सा वाला फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स। बात समझ आनी चाहिए। उसी सेंट्रीपिटल फोर्स को प्रोवाइड करने के लिए सड़क का बाहरी हिस्सा उठाया जाता है और इसे कहा जाता है बैंकिंग ऑफ रोड्स। बिल्कुल सही मेरे बच्चों, बैंकिंग ऑफ रोड्स कहा जाता है। अब 2 मिनट के लिए मान लेते हैं कि आपको ये बैंकिंग ऑफ रोड्स वाली बात समझ नहीं आई। अब मेरे को एक छोटा सा क्वेश्चन पूछने दो। आपने फ्रस्टम के बारे में क्लास 10th में पढ़ा था। फ्रस्टम जानते हो ना? फ्रस्टम का रियल लाइफ एग्जांपल कहां देखा है? आपने कहा होगा बाल्टी। लेकिन फ्रस्टम का एक एग्जांपल और देता हूं। कभी आप लोग सर्कस में गए हो, सर्कस या मेले में? अगर आप सर्कस या मेले में गए होगे तो सर्कस और मेले में एक बहुत अच्छा शो चलता है जिसे कहते हैं मौत का कुआं, हिंदी में कहते हैं मौत का कुआं हिंदी में, और इंग्लिश में कहते हैं डेथ ट्रैप। जहां पे आपने देखा होगा कि लोग खड़े होते हैं चारों तरफ और अंदर गाड़ियां घूमती हैं उस प्लेटफॉर्म पे। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसकी शेप कुछ ऐसी होती है, ये इस तरह से उसकी शेप होती है, और यहां अंदर खूब सारी गाड़ियां घूमती है। कभी भी आपने देखा होगा वो सिलेंड्रिकल शेप में नहीं होता, यानी उसका जो एज है वो उठा हुआ होता है। नहीं देखा? अगर आपने नहीं देखा तो पहले आप देख लो। मैंने अपने मोबाइल से एक मेले में कुछ समय पहले कैप्चर किया था और आपको दिखाने के लिए इस वीडियो में शामिल कर दिया है। आप उसे देखो, देखकर आपको बहुत कुछ समझ आ जाएगा। फिर मैं लौट कर आता हूं और हमारे इस टॉपिक को आगे बढ़ाता हूं। एक बार आप पहले उस पे नजर डालें।
अपनी आंखों से जो ये मेरे द्वारा कैप्चर किया हुआ लाइव नजारा देखा, उसे देखकर एटलीस्ट आपको ये पता चल गया कि गाड़ी को तेज गति में चलाने के लिए हमेशा सड़क सीधी हो ये जरूरी नहीं है, टेढ़ी सड़क पे भी गाड़ी को तेज गति में चलाया जा सकता है। एक बच्चा पूछा ऐसा कैसे, वही तो समझा रहा हूं। अगर आप गोल आकार की सीधी सड़क पे गाड़ी को तेज चलाओगे तो गिरने का डर रहेगा, लेकिन अगर मैं तेज आपको चलाने को कहता भी हूं तो आपको अपनी गाड़ी को टेढ़ा करना पड़ेगा, जैसा कि बाइक रेसिंग में बाइक चलाने वाले करते हैं। बाइक रेसिंग का जो ट्रैक होता है वो उठावा नहीं होता, वो फ्लैट होता है, वो सीधा होता है और गोल आकार का होता है। यही वजह है कि बाइक रेसिंग में जो बाइक रेसिंग वाला प्लेयर होता है वो अपने आप को ऐसे टर्न करता है और ऐसे टर्न करता है, क्योंकि जिस सड़क पे वो गाड़ी चला रहा है वो सड़क टर्न नहीं हो रही, इसलिए चलाने वाले चालक को अपने आप को टर्न करना पड़ता है ताकि वो अपना वेट बैलेंस कर सके और उसकी गाड़ी का टायर सड़क के साथ जो ग्रिप बना रहा है वो ग्रिप बनाकर फ्रिक्शन प्राप्त कर सके, क्योंकि फ्रिक्शन प्रोवाइड्स द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। आई होप आपको बातें समझ आ रही हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। लेकिन सर, हमारे पूरे देश में जितनी भी गोल आकार की सड़कें हैं उन सभी सड़कों पे हर समय तो गाड़ी कोई तेज नहीं चलाता ना, तो वहां तो कोई रेसिंग हो नहीं रही है, लेकिन जरूरत पड़ने पे चला भी सकते हैं। अब क्योंकि जरूरत पड़ने पर अगर कोई गोल आकार की सड़कों पे गाड़ी तेज चलाता है तो पूरा पूरा चांस है कि वो व्यक्ति हो सकता है कि स्किड कर जाए, और ये चांस और भी ज्यादा बढ़ जाता है तब जब बारिश हो जाती है या उस सड़क पे धूल मिट्टी होती है, खास करके पहाड़ों में। तो गवर्नमेंट ये रिस्क नहीं लेती। गवर्नमेंट कहती है भैया तुम गाड़ी कब तेज चलाओगे, तुम गाड़ी कब कम चलाओगे, तुम गाड़ी कब भगाओगे, कब रोकोगे, हमें क्या पता। हम थोड़ी रोज रोज ये न्यूज सुनते रहेंगे कि फलाना पहाड़ी से फलाना गाड़ी नीचे गिर गई, नो 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 नो, फलाना फ्लाईओवर से फलाना गाड़ी नीचे गिर गई, नो 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 नो। सो व्हाट वी हैव डन, बिफोर यू फॉल डाउन वी हैव ट्राइड टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ यू फॉलिंग डाउन। We have provided you the necessary centripetal force by raising the outer edge of the road, ताकि सीधी सड़क पे तुम्हें ना होना पड़े टेढ़ा। जब सड़क को ही हमने कर दिया है टेढ़ा तो तुम्हें महसूस होगा कि तुम सीधे हो, फिर तुम और बेंड हो सकते हो टूवर्ड द सेंटर। यही आपने मेरे वीडियो में देखा कि वहां पे जो फ्रस्टम की शेप में प्लेटफॉर्म बना हुआ था वो टेढ़ा था, जो चलाने वाले को तो लग ही नहीं रहा कि वो टेढ़ा है। चलाने वाला तो कह रहा है जी मैं तो सीधा हूं, वो ज्यादा बेंड नहीं हो रहा है जब सड़क बेंड हो रखी है। दिस फिनोमेना ऑफ बेंडिंग और दिस फिनोमेना ऑफ रेजिंग द आउटर एज ऑफ द रोड, ताकि चलाने वाली गाड़ी को मिल सके अच्छी खासी गति और हमेशा उसे फ्रिक्शन पे डिपेंड ना होना पड़े। आपने यहां नोटिस किया कि यहां पे वेलोसिटी प्राप्त करने में फ्रिक्शन का बहुत बड़ा योगदान है। तो यार अगर मेरी गाड़ी के टायर ही खराब है तो मेरा फिसलना तो तय है, तो क्या मैं गाड़ी तेज नहीं चला सकता? मुझे तो गाड़ी तेज चलानी है, खास करके जब मैं पहाड़ों पे जा रहा हूं। तो दिस इज द रीजन दैट इट इज नॉट ऑलवेज एडवाइजेबल और इट इज नॉट ऑलवेज प्रेफरेबल टू डिपेंड ओनली ऑन फ्रिक्शन। यानी ये गति पाने के लिए फ्रिक्शन पे डिपेंड होना जरूरी नहीं है। तो एक बच्चा कहता है अच्छा, मतलब आप कहना चाहते हो कि फ्रिक्शन अगर जीरो हो गई तो भी गति आएगी? हाँ, कब, कैसे? इस सिचुएशन में तो नहीं। उस सिचुएशन को कहते हैं बैंक्ड रोड, और उस फिनोमेना को हम कहते हैं बैंकिंग ऑफ रोड्स। बैंकिंग ऑफ रोड्स लॉज ऑफ मोशन के पूरे यूनिट का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसकी डेरिवेशन एग्जाम में अवश्य आती है, कोई और डेरिवेशन लॉज ऑफ मोशन से आए या ना आए, लेकिन बैंकिंग ऑफ रोड्स की डेरिवेशन मेरे प्यारे प्यारे 11th क्लास के बच्चों एग्जाम में अवश्य आती है। तो चलिए लॉज ऑफ मोशन की 11th क्लास की फिजिक्स में पढ़े जाने वाली आखिरी डेरिवेशन, जिसके पढ़ाते ही, जिसके समझाते ही हमारी ये यूनिट का हो जाएगा खात्मा, उसे कहते हैं बैंकिंग ऑफ रोड्स। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन ऑफ क्लास 11th की यूनिट नंबर 3, जिसका नाम है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, और इस डेरिवेशन को हम कहते हैं बैंकिंग ऑफ रोड्स।
तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, दीजिएगा आप पूरा ध्यान, है मेरी गारंटी नहीं होना पड़ेगा आपको जरा भी परेशान। चलिए सीधा शुरू करते हैं हमारी बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। इस फिनोमिना को हम कहते हैं बैंकिंग ऑफ रोड्स। अच्छे अच्छे बच्चे इस डेरिवेशन को समझने के लिए तरसते हैं। इस फिनोमिना को हम कहते हैं बैंकिंग ऑफ रोड्स, और मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं डेरिवेशन ऑफ वेलोसिटी, डेरिवेशन ऑफ वेलोसिटी ऑन अ बैंक्ड रोड, डेरिवेशन ऑफ वेलोसिटी ऑन अ बैंक्ड रोड। यानी बैंक्ड रोड पे हम गाड़ी की वेलोसिटी को डिराइव करने जा रहे हैं। ये डेरिवेशन एग्जाम में आती है पूरे 5 नंबर की, पूरे 5 नंबर की। सुनो, ध्यान से सुनो, ये देखिए, मान लो कि ये मेरे पास एक कर्व्ड रोड है, ये मेरे पास एक कर्व्ड रोड है। पहले डायग्राम समझो। इस कर्व्ड रोड में पहले सड़क थी सीधी, और सीधी सड़क में जो गाड़ी थी उसका वजन काम कर रहा था नीचे mg, उसका रिएक्शन काम कर रहा था ऊपर r, और इस तरफ काम कर रही थी फ्रिक्शन। ये देखिए, ये सिचुएशन तब है, ये सिचुएशन तब है, आई रिपीट माय सेंटेंस, ये सिचुएशन तब है जब रोड फ्लैट है, जब रोड फ्लैट है एंड कर्व्ड है, जब रोड फ्लैट है एंड कर्व्ड है। ये गाड़ी है, ये गाड़ी का रिएक्शन है, ये गाड़ी का वेट है, और ये फ्रिक्शन है, ये फ्रिक्शन है जो सेंटर की तरफ काम कर रही है। ये फ्रिक्शन है जो सेंटर की तरफ काम कर रही है। मेरे प्यारे प्यारे 11th क्लास के बच्चों, अब हमने सिचुएशन में बदलाव लेकर आए। आओ, इस सड़क पे जो वेलोसिटी हमें मिल रही है, आई रिपीट माय सेंटेंस, मैं लिख रहा हूं, इस सड़क पे मिलने वाली मैक्सिमम गति, इस सड़क पे मिलने वाली मैक्सिमम गति है v max इज इक्वल टू अंडर रूट म्यू एस आर जी। यानी इस सड़क पे मिलने वाली गति, मैक्सिमम गति डिपेंड्स ऑन फ्रिक्शन। यानी मैं लिख देता हूं, मैक्सिमम गति ऑन अ कर्व्ड रोड पे गति मैक्सिमम डिपेंड कर रही है। किस पे डिपेंड कर रही है? डिपेंड्स अपॉन फ्रिक्शन। हम नहीं चाहते भाई, बारिश वाले दिन क्या करोगे? जब गाड़ी के टायर खराब होंगे तब क्या करोगे? पकड़ कमजोर होगी तब क्या करोगे? ऐसी सिचुएशन में हम करते हैं बैंकिंग ऑफ रोड्स, हम उसे बनाते हैं कर्व्ड रोड की जगह बैंक्ड रोड। अब कर्व्ड रोड कैसी दिखती है? आओ जी, यही सेम सड़क देख लीजिए, सेम सड़क। जो इसका ये वाला हिस्सा है जो पहले फ्लैट था, उस हिस्से को मैंने उठा दिया बाय सम एंगल थीटा। ये खाई वाला हिस्सा है, ये आउटर एज है, ये इनर एज है, यहां पहाड़ है, ये पहाड़ है पूरा। आप इस तरफ रहते हो, इस तरफ नहीं खिसकना चाहते। अब क्योंकि आप सुन लीजिए मेरी बात, सुन लीजिए, सॉरी मैं यहां पे बोल, ये आउटर एज है, ये इनर एज है, ये अंदर की तरफ है, ये बाहर की तरफ है। ये वाला हिस्सा खाई वाला हिस्सा है और ये वाला हिस्सा इस तरफ है। तो आप इस तरफ से उठे हुए हो, मतलब कहने का ये कि सड़क बाहर से उठी हुई है तो ताकि आप अंदर रहो, सड़क बाहर से उठी हुई है ताकि आप अंदर रहो, टूवर्ड्स द पहाड़, नॉट टूवर्ड्स द खाई। दिस इज द खाई, दिस इज द पहाड़, तो अंदर की तरफ उठी हुई है। सुनेंगे ध्यान से, ये चीज आप कभी भी पहाड़ पे जाएंगे आप ऑब्जर्व करेंगे, पानी हमेशा इस तरह इकट्ठा होता है। जब बारिश होती है पानी कभी भी पहाड़ों पे इकट्ठा नहीं होता, साइडों में देखा होगा आपने, किनारों से जाता है, आउटर वाले किनारों से नहीं, इनर वाले किनारों से। अब जो गाड़ी यहां थी, वही गाड़ी का वजन अब यहां काम करेगा, ये वजन काम करेगा नीचे, इसे मैंने कहा mg, और रिएक्शन काम करेगा ऊपर, इसे मैंने कहा r, और फ्रिक्शन काम करेगी वापस से टूवर्ड सेंटर, तो ये हो गई फ्रिक्शन। अगर ये एंगल थीटा, तो सुनेंगे मेरी बात बच्चों, रिएक्शन के दो कंपोनेंट,
एक कंपोनेंट ऊपर बना और एक कंपोनेंट यहां बना, ये थीटा तो ये भी थीटा। सुनेंगे, रिएक्शन का एक कंपोनेंट यहां बना, रिएक्शन का एक कंपोनेंट यहां बना, फ्रिक्शन तेरा भी एक कंपोनेंट नीचे बनेगा। ये देखिए, फ्रिक्शन का एक कंपोनेंट नीचे बना और फ्रिक्शन का एक कंपोनेंट यहां बना, तो रिएक्शन का जो ऊपर वाला कंपोनेंट है इसे मैं कहूंगा आर कॉस थीटा, इस वाले कंपोनेंट को मैं कहूंगा आर साइन थीटा। फ्रिक्शन 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 के भी दो कंपोनेंट, ये वाला कंपोनेंट कहलाएगा फ्रिक्शन का एफ साइन थीटा और फ्रिक्शन का जो ये वाला कंपोनेंट कहलाएगा ये कहलाएगा एफ कॉस थीटा। ये डायग्राम ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब सवाल आता है सर, आधे से ज्यादा बच्चों को ये डायग्राम बनाने में दिक्कत होती है क्योंकि उन्हें इस तरह के वेक्टर्स को रिजॉल्व करने में दिक्कत होती है। यही वजह है कि मैं ये मान के चल रहा हूं कि जो मैंने बोर्ड पे बनाया वो भी आपको समझ नहीं आया, मान के चल रहा हूं। तो क्या करूं? सोचो सोचो। यस, दोबारा बताऊंगा, आ जाओ ताकि आपको अच्छे से समझ आए, आप ऑब्जर्व कर सको। मैं इसे मिटा रहा हूं, अब ऑब्जर्व करो, दोबारा ऑब्जर्व करो, क्योंकि जितना अच्छा होगा आपका ऑब्जर्वेशन उतनी जल्दी आपको समझ आएगा। यही सड़क, कौन सी सड़क? यही सड़क, इसकी ये वाली सड़क को बाहर वाला हिस्सा, ये अंदर वाला हिस्सा, बाहर वाला हिस्सा उठा दिया बाय सम एंगल थीटा। जो गाड़ी पहले यहां पर थी उसी गाड़ी का वजन mg नीचे काम करेगा, रिएक्शन ऊपर काम करेगा। रिएक्शन तेरे दो कंपोनेंट, एक कंपोनेंट ये रहा, एक कंपोनेंट ये रहा, तू टेढ़ा हो गया, कितना टेढ़ा? बाय दिस एंगल थीटा टेढ़ा। तो रिएक्शन का ये वाला कंपोनेंट क्या कहलाएगा? आर कॉस थीटा। ये वाला कंपोनेंट क्या कहलाएगा? आर साइन थीटा। पहले इतना समझो, अगर इतना समझ आया तो आपको अब आगे की बात भी समझ आएगी। मत भूलो कि टूवर्ड्स द सेंटर काम कर रही है, फ्रिक्शन। और फ्रिक्शन के दो कंपोनेंट, एक कंपोनेंट नीचे काम करेगा और एक कंपोनेंट यहां काम करेगा। फ्रिक्शन का ये वाला कंपोनेंट विल बी कॉल्ड एज एफ साइन थीटा और फ्रिक्शन का ये वाला कंपोनेंट विल बी कॉल्ड एज एफ कॉस थीटा, क्योंकि जितना थीटा ये होगा उतना ही थीटा ये होगा। पहले देखो, इतनी तसल्ली कर लो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आधे से ज्यादा बच्चों को डायग्राम समझने में ही सारी दिक्कत आती है, लेकिन जिस बच्चे को ये डायग्राम समझ आ गया उसे कोई नहीं रोक सकता कॉन्सेप्ट समझने से। डायग्राम आपको समझ आ गया, अगर आपको ये डायग्राम समझ आ गया तो अब जो मैं करने जा रहा हूं वो आपको समझ आएगा। तो भैया इसके बेसिस पे जो मैं लिखना चाहता हूं उसके लिए जगह तो चाहिए ना, ये तो आपको समझ आ गया। क्या मैं इसे हटा सकता हूं? ये हमारी पहले वाली सिचुएशन है। भैया सिचुएशन तुम हट जाओ, तुम्हारा काम हो चुका है, तुम्हारी छुट्टी, आओ तुम्हारी बात करेंगे। हम डेरिवेशन कर रहे हैं। हमने यहां पे लिखा लेट अस कंसिडर अ कर्व्ड रोड whose outer edge, let us consider a curved road whose outer edge has been raised by an angle theta. Let there be a gadi of weight mg acting downwards. Let there be a gadi of weight mg acting vertically downwards, and further components can be resolved. Further forces can be shown in figure. ये मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आपको सब लिखने हैं, पूरा डिटेल में लिखेगा। यहां पर पूरा डिटेल में लिखेगा कि कौन से फोर्स को आपने कैसे रिजॉल्व किया है। यहां पर डिटेल लिखे, हमारे पास जगह नहीं है इसलिए। अब ध्यान से देखो, आइए, फ्रॉम द फिगर, ये देखो, फ्रॉम द फिगर हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं?
mg प्लस f sin थीटा के ठीक सामने कौन, r cos थीटा। mg प्लस f sin थीटा के ठीक सामने कौन, r cos थीटा। अब मत भूलो कि f क्या होता है, म्यू r, तो म्यू r sin थीटा इज इक्वल टू r cos थीटा। देख लो, बहुत जरूरी है आपके लिए समझना, बहुत जरूरी है। तो मेरे पास आ गया mg इज इक्वल टू r cos थीटा माइनस म्यू r sin थीटा। mg इज इक्वल टू r कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में cos थीटा माइनस म्यू sin थीटा, तो mg बटा cos थीटा माइनस sin थीटा से मैंने r निकाल लिया, यानी मुझे मेरा रिएक्शन पता चल गया। घूरो, देखो, समझो, जानो, परखो, समझो, पहचानो। आए मन में कोई सवाल, मेरे बच्चों मचा दो बवाल। अगर आप अच्छे से देख रहे हो, अगर आप चीजों को समझ रहे हो, तो इतना आपको समझ आ गया होगा। अब जो मैं बोलने जा रहा हूं या अब जो मैं लिखने जा रहा हूं वो और भी जल्दी समझ आएगा। ये देखो क्या मैं बताने हूं जा रहा, ये देखो, सेंटर की तरफ काम करने वाले फोर्सेस जिम्मेदार होंगे किसके लिए, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करने के लिए। भाई ये तो जानते हो, ये तो मानते हो कि जो फोर्सेस सेंटर की तरफ काम करेंगे, सेंटर की तरफ, वही फोर्सेस हमें सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेंगे, जिम्मेदार होंगे सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करने के लिए। अब देखो सेंटर की तरफ कौन काम कर रहा है, ये देखो, एक काम कर रहा है F cos थीटा, एक काम कर रहा है R sin थीटा, दोनों का एरो अंदर है, इस तरफ सेंटर की तरफ, बाहर का एज वो है, ये सेंटर है पहाड़ की तरफ। सो देयरफॉर mv स्क्वायर बाय r इज बिकॉज ऑफ R sin थीटा प्लस F cos थीटा। mv स्क्वायर बाय r इज इक्वल टू R sin थीटा प्लस म्यू r cos थीटा, क्योंकि F म्यू r होता है, यस और नो। mv स्क्वायर बाय r इज इक्वल टू r, ब्रैकेट में sin थीटा प्लस म्यू cos थीटा। दिखना चाहिए आपको, दिखना चाहिए। अब नोटिस करो, क्या मैं इस r की वैल्यू को उठाकर यहां डाल सकता हूं? अगर इस r की वैल्यू को उठाकर मैं यहां डालता हूं तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों शुरू हो जाओ, ध्यान दीजिए अपना, देखो क्या होगी कहानी, अब आपको समझ आएगी। देखिए mv स्क्वायर बाय r इज इक्वल टू m इंटू जी, ब्रैकेट में sin थीटा प्लस म्यू cos थीटा डिवाइड बाय cos थीटा माइनस sin थीटा। पहले देखो फिर घूरो, आए कोई डाउट, हाँ मिस्टेक है, cos थीटा माइनस म्यू sin थीटा, यहां म्यू था, cos थीटा माइनस म्यू sin थीटा, मिस्टेक, करेक्शन हो गई। देख लो, मैं कहता हूं कि घूर लो, है मन में कोई सवाल पूछो, आपको दिखना चाहिए। एक बच्चा कहता है सर मुझे नहीं दिख रहा, चलो मान लेते हैं कि एक बच्चे को नहीं दिख रहा। जिस बच्चे को नहीं दिख रहा उसके लिए थोड़ा सा फ्रेम सेट करेंगे, ताकि जगह बनाएं, और जगह बनाकर उसे करके दिखाएंगे। ये देखिए यही सेम चीज मैं यहां लिखूंगा, mv स्क्वायर बाय r इज इक्वल टू mg, ब्रैकेट में sin थीटा प्लस म्यू cos थीटा डिवाइड बाय cos थीटा माइनस म्यू sin थीटा। m से m कैंसल, तो देयरफॉर v का स्क्वायर इज इक्वल टू r इंटू जी, ब्रैकेट में sin थीटा प्लस म्यू cos थीटा डिवाइड बाय cos थीटा माइनस म्यू sin थीटा। तो v इज इक्वल टू, पहले v स्क्वायर देखता हूं, अगर मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मैं इस पॉइंट पे यहां लिख रहा हूं, इस पॉइंट में यहां पर मैं लिख रहा हूं
मल्टीप्लाइंग एन एंड डी, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, बाय कॉस थीटा, हमें मिलता है आर जी ब्रैकेट में tan थीटा प्लस म्यू डिवाइड बाय 1 माइनस म्यू tan थीटा। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, पहले घूरो एंड b comes out to be under root आर जी tan थीटा प्लस म्यू divided by 1 minus mu tan theta. This is the final expression of the velocity of the vehicle on the banned road. देखो, घूरो, समझो, आपके सामने पूरा एक्सप्रेशन है। v is equal to rg tan theta plus mu न्यूमरेटर में divided by 1 minus mu tan theta डिनोमिनेटर में। This is the velocity of a vehicle on a banned road और पूरा एक्सप्रेशन अंडर रूट में। मेरे प्यारे प्यारे 11th क्लास के बच्चों, अगर आपको ये देखकर समझ आ रहा है तो समझो बहुत कुछ समझ आ रहा है। अगर आपको ये एक्सप्रेशन देखकर पल्ले पड़ रहा है, समझो बहुत कुछ समझ आ रहा है, बहुत अच्छे से समझ आएगा। जो मैंने डेरिवेशन करी है, दिस इज समथिंग वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मैं चाहे वेरी जितनी मर्जी बार बोलूं कम ही पड़ जाएगा, क्योंकि मैं पहले भी कह चुका हूं कि ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्या, डेरिवेशन निकाल ली, एक बच्चा पूछा इससे ये कहां साबित होता है कि ये वेलोसिटी कर्व रोड से ज्यादा है? खुद करके देखो। एक काम करो, फ्रिक्शन गायब कर दो। फ्रिक्शन गायब कर दो मतलब म्यू को जीरो बना दो। आप म्यू को जीरो बनाओगे ना तो यू विल सी कि वेलोसिटी में tan थीटा जरूर बचेगा। इसका मतलब वेलोसिटी सीधा सीधा बैंड रोड के एंगल पे डिपेंड कर रही है। यानी उस एंगल ने इतनी सहायता कर दी कि वो कहता है फ्रिक्शन तू गायब ही हो जा, फिर भी मेरी मदद से गाड़ी आराम से तेज गति से इस सड़क पे चल सकती है। आई होप मेरे प्यारे प्यारे क्लास 11th के बच्चों, आपको ये बात समझ आई। अब जानते हो मेरा क्या कहने का मन कर रहा है? ये तो कहूंगा कि खात्मा हो गया, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा पीस ऑफ एडवाइस। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मैंने आपको इस वीडियो लेक्चर में दिया है जितना भी ज्ञान, मेरी आपको सजेशन है कि किताब खोलो, बुक में वॉट एवर आई हैव एक्सप्लेन्ड यू, फाइंड इट आउट। यू विल डेफिनेटली सी फ्यू एक्स्ट्रा थिंग्स देन व्हाट आई हैव टोल्ड यू। आपको जरूर नजर आएगा कुछ एक्स्ट्रा जो मैंने बताया है। वो एक्स्ट्रा मैंने जानबूझ के नहीं बताया ताकि उसे देखने की इच्छा में ही कम से कम आप किताब खोलो। एक बच्चा कहता है सर समझ तो आएगा, अरे बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा। इसी वेलोसिटी के साथ आपको अपनी किताब में प्रदीप या एसएल, एनसीईआरटी ढूंढने मत बैठ जाना। एनसीईआरटी में सब ढूंढोगे तो लगेगा है ही नहीं। इसलिए किताब आपको दो ही फॉलो करनी है, या तो प्रदीप फॉलो कीजिए या एसएल अरोड़ा फॉलो कीजिए, कोई एक किताब आप फॉलो कीजिए। एक और वेलोसिटी है जिसे हम कहते हैं द वेलोसिटी ऑफ अ साइक्लिस्ट व्हेन ही और शी बेंड्स, जिसे हम कहते हैं बेंडिंग ऑफ अ साइक्लिस्ट। एक साइक्लिस्ट को अगर आपने देखा होगा, जब साइकिल की रेस हो रही होती है, इसलिए तो मैंने मोटरसाइकिल का एग्जांपल दिया, वो बेंड करता है। क्या उसकी सड़क बेंड होती है? नहीं, वो खुद बेंड होता है। तो उसे हम बेंडिंग ऑफ रोड नहीं कहते, उसे हम बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट कहते हैं या बेंडिंग ऑफ मोटरसाइक्लिस्ट कहते हैं। पहले इस पूरी डेरिवेशन को एक बार घूर लो अपनी तसल्ली के लिए। पूरा डेरिवेशन आपके सामने है, पूरा कॉन्सेप्ट आपके सामने है। अगर ये पूरी बात आपको समझ आ गई है तो जिस साइक्लिस्ट की मैं बात कर रहा हूं वो साइक्लिस्ट की डेरिवेशन भी आपके सिलेबस में है, जो मैंने इस वीडियो लेक्चर में नहीं कराई। लेकिन जब आप खुद से देखेंगे तो आपको देखकर, समझकर, पढ़कर, जानकर, परखकर समझ आएगी। अब सवाल आता है सर और क्या बचा? एक बात मैं आपको पहले ही शुरुआत में कह चुका था कि अगर मैं कुछ नहीं पढ़ा रहा हूं तो वो है डायनेमिक्स ऑफ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। मैंने आपको करा दिया है डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। सो विद दिस I am happy to hereby announce the Khatma of unit number 3 of physics, जिसका नाम है laws of motion। जी हां, हमारी फिजिक्स की यूनिट नंबर 3 लॉज ऑफ मोशन के पूरे हर एक टॉपिक को समझाने के लिए मैंने दिए हैं आपको पूरे लेक्चर 12। आए मन में जब जब डाउट उन्हें देखो दोबारा। और हां, फैलाओ अपने सभी दोस्तों में बारंबार
बारंबार। मेक श्योर दैट डू नॉट वेस्ट योर टाइम। आपने इस वीडियो को देखने में जो दिया अपना कीमती वक्त, उसके लिए मेरी तरफ से आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू वंस अगेन ऑल माय डियर क्लास 11th के प्यारे प्यारे बच्चों। थैंक यू।